मिडिल लैटिट्यूड होते हैं ना, जैसे ये इक्वेटर है और इसके ऊपर ये जो मिडिल लैटिट्यूड होते हैं। लेकिन वनस्पति के लिए कई सारे फैक्टर हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल सब टाइप दे दिए, जैसे ए बिग टाइप उसका 3 टाइप और बना दिए इस तरीके से, तो ए बी सी डी इस तरीके से। ई वेट, वेट का मतलब जहां बहुत ज्यादा बारिश होती हो। कौन से इलाके जहां पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम अपने 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज के अंदर ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं टेलर की थ्योरी, वैगनर की थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ी ऑथरओम की कन्वेक्शनल सेल थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ी हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक, उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी अपनी पूरी कर चुके हैं। आज हम अपने सेकेंड मॉड्यूल के अंदर जंप करेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोपन, थारवेंट एंड ट्रेवार्था। राइट, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहां तक हम लोग खत्म कर चुके हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हम खत्म कर चुके हैं। आज हम अपना शुरू करेंगे कोपन, थारवेंट और ट्रेवार्था है उनका वर्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट क्या है। सिंपल देखो, क्लाइमेट और एक चीज और होती है जिसका नाम है वेदर, जो आप लोगों ने सुना है वेदर। क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु और वेदर को कहते हैं मौसम। दोनों सेम लगते हैं लेकिन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है। मान लिया जाए आप सुबह उठते हैं और 6 बजे देखते हैं कि बाहर निकलकर अच्छी खासी धूप है, और उसके बाद 1 घंटे के बाद आप नोटिस करते हैं कि आसमान में बादल आ चुके हैं, जो धूप थी वो चली गई है, और हो सकता है 1-2 घंटे बाद आप ये नोटिस करें कि बारिश होना शुरू हो चुकी है। तो ये होती है मौसमी दशाएं। जब किसी मिनट पे, किसी घंटे पे या पूरे दिन में किसी भी समय पे जब क्या होता है, ये दशाएं चेंज होती रहती है, वो कहती है मौसमी दशाएं। राइट, यानी मौसम जो है वो कुछ सर्टेन मोमेंट के लिए है। ठीक है, कम समय के लिए है, वो मिनट के लिए हो सकते हैं, वो घंटे में चेंज हो सकता है, वो एक दिन में के कुछ घंटों में चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है उन्हें कहते हैं मौसम। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है हफ्ते में चेंज हो, मौसम है। राइट, लेकिन क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है, ये एक लंबे समय के लिए, अगर हम एक लंबे समय का मतलब है कि हम करीबन 200 साल, 500 साल या फिर 1000 साल, अगर इतने लंबे समय तक किसी स्थान की जलवायु दशा है, यानी सिंपल ये समझ लो, जलवायु दशा का मतलब यह है कि वहां पे हर साल एवरेज कितनी वर्षा होती है, वहां पे हर साल एवरेज कितना तापमान होता है। ठीक है, वहां पे कैसी मौसम रहता है, यानी कब बर्फ पड़ती है नहीं पड़ती है, गर्म जब रहता है तो ज्यादातर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है, बारिश होती है तो कितनी होती है। तो इन दशाओं को अगर कैलकुलेट किया जाए कितने टाइम तक, एक लंबे समय तक, 100 साल 200 साल, एक लंबे समय तक कैलकुलेट किया जाए, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो वहां की जलवायु होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंधीय का मतलब है कि उष्णकटिबंध के लिए एक फिक्स कर दिया गया है कि जहां पे हर वो जगह उष्णकटिबंधीय होगी जहां पे जैसे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती हो और तापमान एवरेजन 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का होता हो। इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, मतलब एक लंबे समय तक पहले नोट किया जाता है एक जगह की जलवायु दशाओं को, और उसके बाद तय कर दिया जाता है कि कैटेगराइज कर दिया जाता है कि अगर इतना तापमान, इतना मौसम है तो ये वाला जलवायु, इतना तापमान, इतनी बारिश है तो ये वाला जलवायु। कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर कुछ क्षणिक दशाओं को देखकर, पर्यावरणीय क्षणिक दशाओं को देखा जाए तो वो मौसम है, और एक लंबे समय तक पर्यावरणीय दशाओं को नोट किया जाए और उसके हिसाब से जो होती है वो होती है जलवायु। राइट, सिंपल सी बात है। ठीक, और नेक्स्ट देखें। देखो, तो इसके बाद ये समझ में आता है कि जलवायु तो है लेकिन इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है। तो अब ये देखो कि मैंने बताया जैसे पूरी अर्थ है, बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमें यह समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन सी देश में, कौन सी एरिया में किस तरीके की जलवायु है। इसीलिए जो ज्योग्राफर हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर
जो से जलवायु है किसी भी एरिया की, तो उसे क्या कर दिया उन्होंने, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, जैसे मोटा मोटा आपने सुना होगा उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है, उपोष्ण है, उसके बाद ध्रुवीय है। तो इस तरीके से क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है ताकि ये समझ में आए कि किसी पर्टिकुलर दशा में मोटा मोटा, अगर हम सीधा सीधा कह सके, जैसे कोई उष्णकटिबंधीय देश है तो सीधा समझ में आता है कि वहां पे तापमान ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, तो उस चीज को डायरेक्टली समझा जा सके, ये मतलब है। ठीक है, तो सीधा सीधा यह है कि एक ऑर्डर बनाना, मतलब जो दुनिया के जो देश है उनमें एक ऑर्डर तय करना, उसके बाद क्या करना, वहां का क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वहां का जो जलवायु दशा है वो कैसी है, दुनिया के देशों के अराउंड कैसी जलवायु दशा है उसको निर्धारित करना। और उसके अलावा आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा होता है कि पहले से भविष्यवाणी कर दी जाती है कि कहाँ बारिश होगी, कहाँ धूप होगी, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ तूफान आएगा। तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रिडिक्ट एंड क्लाइमेट अंडरस्टैंड क्लाइमेटिक वेरिएशन, यानी जलवायु विविधता की भविष्यवाणी करना, पहले से बताना, फोरकास्ट करना, इन सब के लिए भी ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्लासिफिकेशन में कई लोगों ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, जिसमें से सबसे सफल और सबसे पहला प्रयास जो रहा वो रहा कोपन का। ठीक है, कोपन एक ज्योग्राफियन थे, इन्होंने क्या करा, क्लासिफिकेशन करा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करा क्लाइमेट का। ठीक है, अब इन्होंने क्या आधार करा, यही हमें पढ़ना है। कोपन के क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक क्लाइमेट के अंदर से कोपन का डिवीजन है। हालांकि इसके बाद ट्रिवार्ता, थॉरवेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन उनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते जितने कोपन से आते हैं। आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन आ जाता है कि कोपन के अनुसार भारत या भारत के कोई पड़ोसी देश का नाम दे देगा कि ये जलवायु कौन सी है। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इसे बहुत ध्यान से समझना है। राइट, देखो तो कोपन ने, पहले ध्यान रखना कोपन ने क्या करा, इन्होंने जब क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करा तो सबसे पहला जो आधार बनाया वो बनाया नेचुरल वेजिटेशन को। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब समझ में आता है प्राकृतिक वनस्पति को। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या है, देखो आपने देखा होगा, आप इंडिया में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, कहीं भी देख लो कि जलवायु दशा के अनुसार ही वहां की वनस्पति होती है। ठंडा इलाका है तो देवदार होगा, गर्म इलाका है तो चीड़ होगा या कुछ और होगा। राइट, तो इस तरीके से जो कोपन के समझ में आया, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करने से पहले जो कोपन समझ पाए, उन्होंने ये समझ पाए कि दुनिया के अंदर अलग अलग क्लाइमेट जो है वहां पे अलग अलग वनस्पतियां हैं, तो क्यों ना वनस्पतियों को आधार बना के ही कुछ क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए क्या करा, इन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैंडोल। ठीक है, डी कैंडोल इनका नाम था। तो इन्होंने क्या करा, डी कैंडोल का क्लासिफिकेशन उठा लिया। डी कैंडोल ने किस चीज का क्लासिफिकेशन दिया था, वनस्पतियों का। उन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, जलवायु का क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था किस चीज का, वनस्पति का। ठीक है, कैंडोल ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने क्या करा कि ए बी सी डी, ये 5 तरीके के इन्होंने जो है दुनिया के अंदर जो वनस्पति है उनको क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, 5 का अलग अलग नाम रखा, सिंपल नाम है अगर आप देखोगे तो। पहला इन्होंने कहा मेगाथर्म, दूसरा का जेरोफाइट, तीसरा का मिजोथर्म, फिर माइक्रोथर्म और हेकेस्टोथर्म। ठीक है, कैंडोल ने, ध्यान से समझना है इसको, कैंडोल ने क्या करा था, दुनिया की वनस्पतियों को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन सी, मेगाथर्म, जेरोफाइट, मिजोथर्म, माइक्रोथर्म और हेकेस्टोथर्म। ठीक है, इनको याद करना बहुत आसान है, नाम टफ है लेकिन बहुत आसान है। देखो कैसे, मेगाथर्म का मतलब है ऐसा एरिया जहां बारिश यानी वर्षा बहुत ज्यादा होती हो और जहां का तापमान भी बहुत ज्यादा हो। और ज्यादातर ये देश कौन से, इक्वेटोरियल एरिया वाले, यानी भूमध्य रेखा वाले देश। ठीक है, भूमध्य रेखा मतलब ये पृथ्वी है तो इसके बीच ये भूमध्य रेखा जो है इसके आसपास के देश। इन देशों में कैसी वनस्पति पाई जाती है, मेगाथर्म वनस्पति। ठीक है, मेगाथर्म वेजिटेशन हम कह सकते हैं। ठीक, तो पहली हो गई मेगाथर्म, कहां पाई जाती है, भूमध्य रेखी जो रेखा है इसके आसपास के देशों में। यहाँ की क्या खासियत होती है, ऐसे इलाकों में जहां वर्षा ज्यादा हो और तापमान भी ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा जेरोफाइट, और जेरोफाइट का सिंपल मतलब था ऐसे इलाकों में ये वनस्पति पाई जाएगी जहां क्या हो, डेजर्ट हो यानी रेगिस्तान हो। अब रेगिस्तान दोनों तरीके का हो सकता है, एक रेगिस्तान होता है गर्म रेगिस्तान, दूसरा होता है ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, शायद आपने सुना होगा, उतना तो जानकारी होगी कि ठंडा रेगिस्तान कैसा होता है, जैसे चाइना का गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट क्या है, गर्म नहीं है, वहां पे रेगिस्तान, जैसे हमारा रेगिस्तान है वहां पे क्या है, राजस्थान वाला जो रेगिस्तान है वहां पे रेत है, गर्मी वाला डेजर्ट है। लेकिन गोबी वाला जो है वो ठंडा है। ठीक है,
ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा इन इलाकों में जो वनस्पति उगती है, यानी रेगिस्तानी इलाकों में जो वनस्पति उगती है, इनको इन्होंने नाम दे दिया जेरोफाइट। सिंपल। दो, पहला जहां पे भूमध्य रेखीय इलाके हैं जिसको मेगाथर्म कहते हैं वो वनस्पति है, दूसरी जेरोफाइटिक। ठीक है। मीजोथर्म और माइक्रोथर्म ये बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल कैसे है? मीजोथर्म का मतलब होता है जैसे मेगाथर्म था जहां बहुत ज्यादा तापमान होता है, उससे थोड़ा कम तापमान है तो मेजोथर्म, और उससे भी कम तापमान है तो माइक्रोथर्म। इसे हम अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो इसे हम उष्णकटिबंधीय वाले इलाके कह सकते हैं और इसे शीतोष्ण वाले इलाके कह सकते हैं। सिंपल। ठीक है। उसके बाद लास्ट आया हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्म मतलब होता है ऐसे इलाके जो टुंड्रा इलाकों में जो वनस्पति पाई जाती है उसे। अब टुंड्रा का मतलब क्या होता है? टुंड्रा अगर अभी पृथ्वी है तो इसके बिल्कुल ऊपर ये वाले अक्षांश से टुंड्रा कहलाते हैं, जहां वर्ष भर जो है बर्फ होती है। यानी कुल मिला के जो बिल्कुल बर्फ वाले इलाके हैं उन पे जैसे काई, लाइकेन वगैरह ऐसी वनस्पतियां होती है, उनको इन्होंने कह दिया कैसी? हेकिस्टोथर्म वनस्पतियां। तो सिंपल समझ में आया होगा। कोपेन ने क्या करने की कोशिश की? जलवायु का वर्गीकरण करने की कोशिश की, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। उसके लिए इन्होंने आधार बनाया वेजिटेशन को, वनस्पति को। और इसीलिए इनका एक बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, इनका एक कोटेशन है कि वेजिटेशन इज विजिबल इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। यानी वनस्पति जो है वो जलवायु का आधार है। राइट। ये कई बार पूछा भी गया है कि ये लाइन किसकी है, तो ये कोपेन की लाइन है, कोपेन ने ये कहा था। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? कोपेन ने क्लासिफिकेशन देना था क्लाइमेट का, लेकिन उन्होंने आधार बनाया वेजिटेशन को, वनस्पति को। उन्होंने ये देखा कि दुनिया में जितने क्लाइमेट है, जितनी जलवायु है, वहां अलग अलग वनस्पति है, तो सबसे सिंपल होगा वनस्पति के आधार पर ही क्लाइमेट को डिवीजन कर दो। ठीक है। उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया डी कैंडोल का वनस्पति का क्लासिफिकेशन, जो डी कैंडोल पहले दे चुके थे। डी कैंडोल ने क्या किया था? वनस्पतियों का वर्गीकरण करा था और वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा था। पहला सिंपल इन्होंने मेगाथर्म का, मेगाथर्म मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जहां बहुत ज्यादा तापमान भी रहता है और बहुत ज्यादा वर्षा भी होती है। दूसरा जेरोफाइटिक, जो रेगिस्तानी इलाके में, डेजर्ट वाले इलाकों में वनस्पतियां होती है, आपने देखा होगा झाड़ियां होती है, बहुत ज्यादा कांटेदार मतलब बिना पत्ते वाले कांटे वाले पौधे होते हैं, उस तरीके के। फिर होता है मीजोथर्म, यानी मैंने बताया इसको हम उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं, वो वाली वनस्पति। और माइक्रोथर्म शीतोष्ण वाली वनस्पति। और हेकिस्टोथर्म मतलब होता है बिल्कुल टुंड्रा वाले, मतलब जहां काई, लाइकेन वाला बर्फ वाला इलाका वहां पे। ठीक है। तो कोपेन ने क्या करा? कोपेन ने एटिज, इनको क्या करा? इसको कह दिया उन्होंने ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे मेगाथर्म है, इसे कहा इन्होंने ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। जेरोफाइटिक है तो उसे कहा बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। मीजोथर्म है उसे सी टाइप ऑफ क्लाइमेट, और माइक्रोथर्म को डी और हेकिस्टोथर्म को ई। तो इस तरीके से इन्होंने इसे ए बी सी डी, ठीक है, ये हिंदी में इसे पढ़ लेना, दोनों लोगों के लिए मैंने दिया है, तो ये हिंदी वाला क्लाइमेट है। तो इन्होंने क्या करा? ए बी सी डी इस तरीके से, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और ई टाइप। और ये है क्या? बिल्कुल डी कैंडोल का कॉपी पेस्ट इन्होंने करा है। उन्होंने जो 5 क्लासिफिकेशन दिए थे उसी के आधार पर इन्होंने 5 जो है क्लाइमेट का वर्गीकरण दे दिया। ठीक है। और होगा सेम जैसे ए में हमने देखा था, वहां पे क्या था? डी कैंडोल का था ए के अंदर मेगाथर्म। और मेगाथर्म का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसे इलाके जहां वर्षा ज्यादा हो, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती हो, और उसके अलावा टेम्परेचर भी बहुत हाई होता हो, यानी भूमध्य रेखा वाले इलाके। सेम चीज उन्होंने इसमें दे दिया कि जहां वैसी वनस्पति होती है, कैसी वनस्पति? मेगाथर्म वाली वनस्पति, उसे इन्होंने कहा ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। बहुत सिंपल। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या था? बी टाइप पे इन्होंने कहा, जैसे हमने पढ़ा था कि डेजर्ट वाला, कैसा? डेजर्ट वाला, जहां रेगिस्तान है, जहां वनस्पति बिल्कुल कांटे वाली होती है, जो वर्षा पर आधारित, यानी बिल्कुल जीरो बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, उसको इन्होंने कह दिया बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि इंडिया के अंदर रेगिस्तान वाला जो इलाका है वहां पे कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार कौन सी जलवायु होगी, तो सिंपली बी टाइप ऑफ जलवायु होगी। सिंपल सी बात। सी वाला इन्होंने जो क्लाइमेट दिया, तो सी वाला इन्होंने कौन सा क्लाइमेट कहा? लगभग मैंने बताया कि ऐसा जो उष्णकटिबंधीय वाले इलाके, जैसे इंडिया है ना, इंडिया के अंदर नॉर्दर्न वाला एरिया लगभग आपको जो है वो उष्णकटिबंधीय वाला इलाका मिलेगा, तो वो वाला क्लाइमेट। ठीक है। डी क्लाइमेट, डी क्लाइमेट मतलब जो शीत जलवायु, यानी सबसे ठंडे इलाके जो है वर्ल्ड के, वहां पे जो क्लाइमेट है उसको इन्होंने कह दिया कैसा क्लाइमेट? डी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। ई वाला अगर आपने देखा होगा वहां टुंड्रा कहते थे। टुंड्रा मतलब मैंने बताया था कि ऐसे इलाके जहां वर्ष भर जो है बर्फ रहती हो, तो उस वाले को कह दिया इन्होंने ई टाइप ऑफ क्लाइमेट। बहुत सिंपल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोपेन ने डी कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण का प्रयोग करा, और करना क्या था? क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बनाना था। तो एज इट इज जो डी कैंडोल ने दिया था, मेगाथर्म, जेरोफाइटिक, माइक्रोथर्म, मीजोथर्म, हेकिस्टोथर्म, उसी को इन्होंने सेम टू सेम ए बी सी डी ई करके 5 टाइप ऑफ क्लाइमेट दे दिया। ठीक है। फिर इसमें थोड़ी चीज और ऐड करेंगे। देखो, दिख रहा है आपको, ये पूरा
ये पूरा दुनिया को इन्होंने इन्हीं 5 भागों में बांटा। देखो ए से कुछ और भी हैं, वो हम देखेंगे कि मतलब सब टाइप दे दिए। जैसे ए बिग टाइप, उसका 3 टाइप और बना दिए इस तरीके से। तो ए बी सी डी इस तरीके से ई दिख रहा है। तो वही ए बी सी डी करके इन्होंने 5 जो मेजर टाइप थे उसी में बांटे, और उसके अंदर इन्होंने कुछ और ऐड कर दिए, जैसे सब टाइप बना दिए उसके, जैसे ए एफ ए एम ए डब्ल्यू। इसका क्या मीनिंग होता है उसको समझते। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसलिए टफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। पहले एफ एम डब्ल्यू एस का मतलब समझते। देखो क्या है एफ, मतलब एफ से समझ में आता है ना कि फुल रेन। एफ का मतलब है फुल रेन, ठीक है। इसे मैं अगर लिख दूं तो एफ से हम कह सकते हैं कि फुल रेन। फुल रेन का मतलब ऐसे इलाके, दुनिया के ऐसे इलाके जहां पे पूरे साल बारिश होती है। और पूरे साल कहां पे बारिश होती है? ज्यादातर जो इलाके हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत जलवायु की नॉलेज है, एक तो भूमध्य रेखा वाले इलाके, दूसरा पैसिफिक एरिया में, जैसे जैसे चाइना के और जापान के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी होती है, जहां गर्मियों में तो मानसूनी हो जाती है, फिर उसके बाद चक्रवात आते हैं, फिर ऐसे सर्दियों में भूमध्य रेखा वाली बारिश हो जाती है, तो कुल मिला के साल भर बारिश होती है। ऐसा क्लाइमेट जहां पे साल भर बारिश होती है, तो उन्होंने इसको कह दिया एफ, ठीक है। अब ये एफ अलग से क्लाइमेट डिवीजन नहीं है, इसको ये मतलब सब टाइप बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ए बी सी डी ई बना दिया, फिर उसके बाद इन्होंने और कुछ वर्ड ऐड करे उसमें। इन्होंने कहा अगर एफ वर्ड यूज हुआ होगा तो एफ का मतलब होगा रेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होती है। अगर एम वर्ड यूज हुआ होगा तो वहां पे होगी मानसूनी जलवायु, ठीक है। और अगर डब्ल्यू यूज हुआ होगा, डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर, विंटर में बारिश होगी, इसको इस तरीके से समझना है। तो डब्ल्यू यूज हुआ होगा, डब्ल्यू यूज हुआ होगा तो इसका मतलब होगा कि विंटर ड्राई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ड्राई विंटर सीजन। और अगर एस यूज हुआ होगा, एस का मतलब समर, तो समर ड्राई होगा। सिंपल। 5 वर्ड और ऐड करे इन्होंने, जैसे ABCD ऐड करे थे, वैसे इन्होंने ऐड करे FM SW। सिंपल। एफ का मतलब जहां साल भर बारिश होती है, एम का मतलब जहां मानसूनी बारिश होती है, एस का मतलब समर ड्राई है, यानी गर्म। समर ड्राई और विंटर ड्राई का मतलब समझ में आता है ना, कि समर ड्राई का मतलब है गर्मियों में बारिश नहीं होती है, गर्मी बहुत ज्यादा शुष्क रहती है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया में साउथ इंडिया वाला पार्ट विंटर ड्राई रहता है, वहां पे सर्दियों में बारिश नहीं होती। नॉर्थ इंडिया में हो जाती है सर्दियों में बारिश, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं होती। तो वो कैसा क्लाइमेट मिल जाएगा आपको? वो मिल जाएगा विंटर ड्राई वाला, डब्ल्यू वाला क्लाइमेट, ठीक है। अब डब्ल्यू, क्योंकि मेजर टाइप तो ABCD है, देखो मेजर टाइप तो ABCDE है। ABCDE के अंदर अगर इंडिया को मैं ढूंढूं तो इंडिया मैंने बताया था, जैसे बी वाला तो रेगिस्तान हो गया, उसके अलावा उष्णकटिबंध शीतोष्णकटिबंध, तो इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। लेकिन इनमें भी सब डिवीजन, जैसे अगर सी वाले में साल भर बारिश होती है तो CF, और सी वाला अगर मानसूनी है तो CM, सी वाला अगर विंटर ड्राई, विंटर ड्राई का मतलब गर्मियों में बारिश हो रही है लेकिन सर्दियों में बारिश, विंटर ड्राई है पूरा, तो वो हो जाएगा कौन सा वाला? CW। और CS हो जाएगा जहां समर ड्राई है। तो साउथ इंडिया कहां पर आएगा? CW में, यानी जहां पे क्या हो रही है, सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट है, और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई है। बहुत सिंपलिस्टिक, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो विंटर ड्राई नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन साल भर बारिश भी नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो वो कौन सा होता है? वो उसे कहते हैं मानसूनी, ठीक है, वो मानसूनी जलवायु होगी। तो अगर नॉर्थ इंडिया को हमको डिस्क्राइब करना तो हम कह सकते हैं CM। इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन दे दिया। अब देखो वापस से इसमें आते हैं, मैप में आओ। अब आपको मिला AF, मतलब समझ में आया। ए का मतलब ऐसा एरिया जो हमने पहले पढ़ा था कि जहां साल भर बारिश होती है, मतलब ए टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम कह रहे थे। एफ का मतलब फुली रेन, इसका मतलब भी जहां साल भर बारिश होती है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये नीला कलर से आप देखोगे तो ये इक्वेटर वाली रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, समझ में आती बात, ठीक है। AM का मतलब वही एरिया जहां पे तापमान भी ज्यादा है, और मैंने बताया था ना, ए का मतलब था तापमान भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा है, लेकिन कौन सी इलाके? भूमध्य रेखा वाले इलाके। भूमध्य रेखा अगर मैं मानूं तो ये भूमध्य रेखा, ये आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये AF है, इसके अलावा इधर देख रहे हैं आपको हल्का AM है, और बीच में कहीं AW है। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको इसी इलाके में मिलेगा, बस समझ में आई बात, ठीक है। तो उसी को FWMS ये समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर आप बी के अंदर जाओगे तो बी के अंदर आपको BWH WK यहाँ पे और ऐड होंगे ना। W और S तो हमने पढ़ लिया था, विंटर ड्राई और समर ड्राई। इसमें और क्या ऐड हो गया? H और K, नया आ गया H और K, अभी देखते हैं। लेकिन इससे पहले और देखो, इधर हमने पढ़ लिया था S, पढ़ लिया था समर ड्राई, लेकिन A और B और एक्स्ट्रा आ गया। क्या इसका मतलब? कुछ चीजें और है, देखो वो देखते हैं उसका मतलब क्या है। तो बी वाले में हमने देखा कि H और K दो चीज एक्स्ट्रा थी, ठीक है। बी वाला बेसिकली डेजर्ट क्लाइमेट होता है, जेरोफाइटिक है, लेकिन H और K ऐड है। H और K का सिंपल मतलब इतना है कि H का मतलब हो गया कि डेजर्ट तो है
लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि डेजर्ट दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से डेजर्ट होते हैं? एक गर्म वाला रेगिस्तान होता है, एक ठंडा वाला रेगिस्तान होता है। तो बस इसी को इन्होंने कह दिया कि अगर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो गर्म वाला यानी H, और तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये हो गया K यानी ठंडा रेगिस्तान। बस इसी को इन्होंने कह दिया। जैसे इन्होंने कहा BWK, बी मतलब हमने पढ़ा था जेरोफाइटिक, डेजर्ट वाला, डेजर्ट है इसका मतलब। W का मतलब क्या है? विंटर ड्राई रहता है। विंटर ड्राई रहने का मतलब है कि सर्दियों में बारिश नहीं होगी, विंटर ड्राई होगा। और H का सीधा सीधा मतलब होगा कि तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, यानी ये ऐसा इलाका है बिल्कुल जहां बारिश नहीं होती, सर्दियों में बिल्कुल बारिश नहीं होती, गर्मियों में हो सकती है, कम बारिश होती है बहुत, लेकिन गर्मियों में हो सकती है। अब कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अगर आप देखोगे तो उष्ण कटिबंधी, उष्ण क्यों? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है। रेगिस्तानी क्यों? क्योंकि बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है क्योंकि इसमें H लिखा हुआ है। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है, हर चीज का यहाँ पे मतलब है। देखो बी का मतलब है कि रेगिस्तानी जलवायु है, एस का मतलब है समर ड्राई है, समर ड्राई है मतलब गर्मियों में भी यहाँ पे बारिश नहीं होती, और एच का मतलब है सिंपल तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, लिखा हुआ देखो, ठीक है। हालांकि इसको स्टेपी कहते हैं, आज के मॉडर्न वाले कोपन का जो है मॉडिफिकेशन बाद में अलग अलग होगा, तो मॉडर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। आपने स्टेपी सुना होगा, कोपन ने स्टेपी नहीं दिया था, ठीक है। आज के हिसाब से हम इसको उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु कहते हैं, लेकिन अभी आपको स्टेपी नहीं समझना, आप सिंपल ये समझ लो कि बी का मतलब रेगिस्तान वाला जलवायु है, एस का मतलब समर में भी यहाँ ड्राई रहता है, बारिश नहीं होती गर्मियों में, और एच का मतलब सिंपल क्या है कि 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक रहता है, यानी गर्म रेगिस्तान है, सिंपल सी बात। वैसे ही दो ठंडे रेगिस्तान होंगे, बी रेगिस्तान है, डब्ल्यू विंटर ड्राई है, के मतलब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, यानी ये शीत रेगिस्तान है। बहुत सिंपल है, ठीक है। वो उसमें अगर सीधे चार्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, लेकिन बहुत सिंपल है। वैसे यहाँ पे भी हो गया, बी टाइप ऑफ यानी रेगिस्तानी है, एस का मतलब समर यानी गर्मियों में बारिश नहीं होती, समर ड्राई रहता है, और के का मतलब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम है, यानी ये भी कैसा है? एक तरीके का शीत जलवायु यानी शीत रेगिस्तान है, ठीक है। बी भी क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, अगर हम इसमें देख जाए ना, देखो हमें ये क्लियर हो गया, एफ एम डब्ल्यू क्लियर हो गया, हमें ये भी क्लियर हो गया, एच के क्या है ये भी क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज इसमें और रहेगी, बस लास्ट चीज रहेगी, वह है ए बी। हमने देखो कैपिटल ए कैपिटल बी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और डी है, दिख रहा है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये स्मॉल डी, बस यही चार चीजें और रह गई है। तो इसे देखो क्या है कंडीशन, ये है देखो, ए का मतलब इन्होंने कुछ और चीजें ऐड करी, जैसे ए का मतलब इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि उष्ण ग्रीष्मकाल में उष्णतम महीने यानी जो सबसे गर्म वाला महीना होगा वहां पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, ठीक है। यानी जैसे इंडिया है, इंडिया में सबसे गर्म टाइम वाला जो रहता है वो रहता है जुलाई का महीना, ऑलमोस्ट जून का महीना या जुलाई का महीना ऐसा मान लो। तो उस महीने में अगर तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है तो वो उसमें ऐड करेंगे ए, और अगर 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो वो हो जाएगा बी, सिंपल ए बी। सी के अंदर जो है उसका उल्टा, यहां ग्रीष्मतम उष्णतम महीने का दिख रहा था, यहां क्या दिखेगा आपको? सर्द लघु ग्रीष्म काल में 4 महीने से कम समय में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। अब देखो सी और डी ये दोनों जो होंगे, डी यहां पे लिखा नहीं है, जैसे ए बी जो दिया है ये उष्ण कटिबंध के लिए दिया है, उष्ण वाले इलाके के लिए दिया है, जो गर्म वाला इलाका है, इसलिए आपको दिख रहा होगा ये जो है सी और डी में ही ए बी सी है, ठीक है। वापस से देखें, ये देखो सी और डी में ये एबीसी लिया गया, ना ई में है ना बी में है ना ए में, क्यों? क्योंकि सी उष्ण कटिबंध है और ये शीत कटिबंध है, इसी के अंदर सब डिवीजन दिया हुआ है। इसी का मतलब होता है कि ए और बी दिया है उष्ण कटिबंध के लिए, जहां उष्णतम महीने का तापमान 22 डिग्री से अधिक है, यहाँ 22 से कम है, और सी का मतलब सिंपल ये लगा लो कि 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी शीतोष्ण कटिबंध है ना सी वाला, तो शीतोष्ण का मतलब ठंडा इलाका है, ठंडे इलाके में भी कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर रहता होगा, तो उसमें हम सी ऐड करते हैं और डी वहां ऐड करते हैं जहां 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, मोटा मोटा ये याद है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव आपसे नहीं पूछता है, आपको सिंपल इतना याद रखना चाहिए कि अगर उसने दे दिया कि सी है और एम है और लिख दिया गया ए है, तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आपको सी का मतलब वहां पे कैसा था, उष्णकटिबंध था, और एम का मतलब मानसूनी था, और ए का मतलब यहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कैसा रहेगा, ऊपर रहेगा, ये समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। ए बी सी डी हमारी समझ में आ चुका है, तो अब हमारी समझ में ये सारा आ चुका है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब है। बस ई में इसने दो चीज ऐड कर दिया, ई टी और ई एफ। हमने ई तो पढ़ लिया, कौन सा? टुंड्रा, ठीक है। लेकिन ई देखो, ई है कायदे से अगर ई देखा जाए तो ई का मतलब इसने कहा कि ऐसा एरिया जिसमें साल भर क्या रहती है, बर्फ रहती है,
लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है, टुंड्रा जो वर्ड है, टुंड्रा यूज होता है बिल्कुल जो ध्रुव वाले पास में, बिल्कुल ध्रुव वाले पास में, यानी हम 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच कह सकते हैं, अगर आपको अक्षांश समझ में आता है तो बिल्कुल ध्रुव वाले इलाकों में उसे कहते हैं टुंड्रा। लेकिन बर्फ जरूरी नहीं है कि टुंड्रा में रहे, जम्मू कश्मीर में तो बर्फ रहती है पूरे साल भर। ऐसे भी कई इलाके हैं जहां पे बर्फ रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ क्यों टुंड्रा में नहीं आते। इसीलिए कोपेन को जो ई वाला क्लाइमेट है उसको तोड़ना पड़ा दो पार्ट में। एक को इन्होंने कहा ईटी यानी टुंड्रा, यही वाला जो टुंड्रा था, और ई एफ को इन्होंने कहा, ई का मतलब रेगिस्तान, वो जहां साल भर बर्फ रहती है, और एफ का मतलब यहाँ पे है जिसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब होता है जो एकदम जमा रहता हो साल भर, ठीक है। तो इस तरीके से ई टी का मतलब टुंड्रा क्लाइमेट और ई एफ का मतलब होता है परपेचुअल फ्रॉस्ट क्लाइमेट, या ई एफ को हम ई परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। ई को डिवीजन करने की क्यों जरूरत पड़ी कि टुंड्रा में साल भर तो बर्फ है ही, उसके अलावा टुंड्रा के अलावा कई सारे निचले अक्षांशों में भी जो है साल भर बर्फ रहती है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ई टी और ई एफ। तो इस तरीके से हमारा कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो पूरा हुआ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जब तक इसे समझ में हमारी नहीं आता तब तक डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद ये बहुत ईजी है। एक बार आप दोबारा रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगे और एक बार फिर उसको रिवाइज करोगे तो बहुत आसान है, ठीक है। एक बार इसको समराइज करते हैं, देखो कोशिश करते हैं समराइज की। देखो क्या किया कोपेन ने, कैंडोल का वनस्पति का क्लासिफिकेशन। ध्यान रखना कोपेन वो थे जिन्होंने कहा कि वनस्पति ही जलवायु का मुख्य आधार होती है, ये लाइन याद रखना, पूछी गई है कई बार एग्जाम में, ठीक है। कैंडोल का वनस्पति का क्लासिफिकेशन प्रयोग किया, और कैंडोल ने क्या किया था, 5 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने कहा था पहला मेगाथर में, ठीक है, मेगाथर। दूसरा उन्होंने यूज किया था जेरोफाइटिक। तीसरा उन्होंने यूज किया था मीसोथर्म। चौथा उन्होंने यूज किया था माइक्रोथर्म। और फिर उसके बाद लास्ट वाला उन्होंने जो यूज किया था वो था आपका हेकिस्टोथर्म। 5 सिंपल। कोपेन ने क्या किया, एल्टीट्यूड उठा के कॉपी पेस्ट मारा, इसको कहा ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको कहा बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको कहा सी टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको कहा डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसको कहा ई टाइप ऑफ क्लाइमेट। सिंपल सी बात है। फिर उन्होंने कुछ और सब डिवीजन दिए, क्योंकि पूरे विश्व को तो ABCD 5 भागों में नहीं बांटा जा सकता था। फिर और क्या ऐड किया उन्होंने, सबसे पहले इसमें ऐड किया F, M, S और W। F का मतलब था फुल रेन, यानी पूरे साल भर बारिश होगी। M का मतलब था मानसून वाला इलाका, यानी जहां मानसूनी बारिश होती है। S का मतलब था जहां समर ड्राई रहता है, समर में ड्राई रहता है, यानी गर्मियों में बारिश नहीं होती। W का मतलब था जहां विंटर ड्राई रहता है, जहां सर्दियों में बारिश नहीं होती। सिंपल। उसके बाद एक चीज ने और ऐड करी इसमें, जो था ABCD, ABCD में हमने पढ़ा था, इन्होंने ABCD किस चीज के लिए यूज करा था, A और B यूज करे थे इन्हें उष्णकटिबंध के लिए, उष्ण के लिए, ये दिख रहा है उष्ण A-B वाले इलाके। और CD जो है वो शीतोष्ण कटिबंध के लिए यूज करे, यानी ठंडे वाले इलाकों के लिए। इनकी पहचान क्या थी, A का मतलब था कि जहां का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, और B का था जहां 22 डिग्री सेल्सियस से कम हो, और CD का था जहां ऐसे कटिबंध जो ठंडे वाले इलाके हैं लेकिन जहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो C, और 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो उसे कहते हैं D, ठीक है। हालांकि कंडीशन बहुत अलग है कि इतने 4 महीनों का तापमान, एवरेज तापमान ये रो, उतना आपको याद नहीं करना है, उतना आप जाओगे ना थोड़ा फंस जाओगे। सिंपल इतना याद रखो, जैसे मैंने आपको बताया कि A का मतलब था 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता हो तापमान, B का मतलब था 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता हो तापमान। वहां पे अगर कभी आ भी गया, बहुत टफ है आना, लेकिन आ भी गया तो उसमें आप समझ पाओ उस चीज को कि 22 से कम, 22 से ज्यादा, 10 से कम, 10 से ज्यादा। ABCD हो गया। एक चीज और थी इसमें H और K, और H का मतलब सिंपल था, क्या था कि जहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता हो, और K का मतलब था जहां 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो। लेकिन इतना याद रखना कि H और K सिर्फ B में यूज है। B का क्या था, डेजर्ट, यानी डेजर्ट वाले इलाके में ही इन्होंने ये एड ऑन करा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि डेजर्ट 2 तरीके के होते हैं, गर्म एक ठंडा। तो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाला जो होता H वो गर्म डेजर्ट है, और 18 डिग्री सेल्सियस से वाला ठंडा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अलग अलग जो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिए। यही है कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया, कहाँ डिफिकल्टीज हुई, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताना, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है कि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो समझ सके, ठीक है। तो कोपेन क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट चलते हैं थर्मेंट का, ठीक है।
थॉरवेंट पढ़ते हैं इसको, हिंदी में थोड़ा सा अलग हम लोग लिखते हैं, बट इसको थॉरवेंट पढ़ा जाता है मोटा मोटा, ठीक है। अब थॉरवेंट का क्या क्लासिफिकेशन है? थॉरवेंट ने थोड़ा सा कोपन को, एक तो कोपन को ही संशोधन करा इन्होंने, कोपन की ही बात को इन्होंने घटाया बढ़ाया जो भी करा, ठीक है। 1931 के आसपास कोपन ने दिया था और 1933 में जो है थॉरवेंट ने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें अगला संशोधन भी इन्होंने खुद ही करा, 1948 के आसपास इन्होंने फिर एक संशोधन करा। डेट बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखो कि इन्होंने क्या करा, कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें ही इन्होंने अपनी बात और ऐड कर दी, यानी संशोधन करा एक, ठीक है, मोटा मोटा। इन्होंने क्या करा, देखो, इन्होंने कहा कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया वहां पे उन्होंने प्रयोग किया वनस्पति का, मतलब उनका जो जोर रहा वो रहा वनस्पति के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर, ठीक है। इन्होंने कहा देखो वनस्पति अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन वनस्पति के लिए कई सारे फैक्टर हैं, जरूरी नहीं है कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहाड़ में जाओ, ठीक है, पहाड़ में जाओ तो आपको दिखेगा, अगर मैं देखूं 2000 मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई एक जगह है और दूसरी जगह भी 2000 मीटर की ऊंचाई पर, जरूरी नहीं है कि दोनों की वनस्पतियां सेम होंगी। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि वनस्पति के लिए और भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे उस इलाके में बारिश कितनी होती है, पहली बात, उस इलाके में वाष्पीकरण कितना है, वो इलाके जंगल वाले हैं या कैसे, मतलब वहां की जो हम एक तरीके से कह सकते हैं भौगोलिक जो दशा है वो भी निर्भर करती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, वनस्पति को प्रभावित करने वाले दो बड़े फैक्टर को इन्होंने उसमें यूज करा। क्या दो बड़े फैक्टर क्या थे? बेसिकली हम तीन भी कह सकते हैं, हालांकि ये वाला जो RWSDA वाला था वो लगभग कोपेन ने भी उसका प्रयोग करा था, लेकिन फिर भी हम इसको तीन बड़े फैक्टर कह लेते हैं। पहला जो फैक्टर था वो था आपका प्रेसिपिटेशन इफिशिएंसी इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो, इन्होंने कहा अच्छी बात है कि बारिश होती है, ठीक है, और बारिश का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है, लेकिन अगर मान लिया जाए 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है आपके उत्तराखंड में और 100 ही सेंटीमीटर बारिश हो रही है रेगिस्तान में, तो क्या वनस्पति सेम होंगी? नहीं होंगी, ऑब्वियसली बात है, नहीं होंगी। क्यों नहीं हुई? नहीं इसलिए हुई क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन रेट यानी वाष्पीकरण का रेट वो क्या है, अलग अलग है। उत्तराखंड में गर्मी उतनी नहीं पड़ती है कि 100 डिग्री सेंटीमीटर बारिश होने के बाद भी सब भाप में उड़ जाए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन रेगिस्तान में तो क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि बारिश के साथ साथ हमें किसे भी नापना है, वाष्पीकरण को भी नापना है, और वाष्पीकरण को नापने के लिए इन्होंने इंडेक्स दिया। वाष्पीकरण को नापने का मतलब है कि कितनी बारिश होती है और उसके आधार पर उसका कितना वाष्पीकरण हो जाता है, जितना बचेगा उसका प्रयोग ही तो वनस्पति के विकास में होगा। तो इन्होंने ये काम करा, इन्होंने कहा कितनी बारिश होती है और कितना वाष्पीकरण होता है, उसको अगर घटाया जाए, मतलब उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, तो बाकी जो बच जाएगा, बाकी जो पानी बचेगा उसका वनस्पति में प्रयोग होगा। इसलिए इन्होंने ये अपना इंडेक्स दिया जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन इफिशिएंसी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है P/E। P मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, E मतलब होता है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। अगर इसे हिंदी में कहूं तो इसे सिंपल होगा वर्षण बट्टे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहने का मतलब यह है कि जितनी बारिश हुई उसमें से कितना वाष्पीकरण हो गया, उसमें से कितना उड़ गया, उसे नापने के लिए इन्होंने एक इंडेक्स दिया, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन इफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। मतलब आपका बेसिक थिंग समझ आना है, इसमें कई सारे फॉर्मूला यूज होते हैं कि ये सम ऑफ ये बट्टे ये, दुनिया भर का बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं करना है, हमें वो उधर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाना है, हमें सिंपल ये याद रखना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था कि बारिश होती है अच्छी बात है, लेकिन हमें वाष्पीकरण को भी नापना पड़ेगा, यानी किस एरिया में कितनी वर्षण होती है, कितनी बारिश होती है। वर्षण का मतलब तो पता होगा ना, अगर वर्षण का मतलब है तो होती है बारिश, बारिश अलग चीज है, वर्षण अलग चीज है। वर्षण में बारिश भी इंक्लूड होती है, बर्फ भी इंक्लूड होती है, ओले पड़ रहे हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ऐसा। रीजनिंग समझ में आती होगी ना आपकी? ये प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा जो है प्रेसिपिटेशन का एक भाग है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है छोड़िए उसको, ठीक है। इनने फॉर्मूला क्या दिया, अब यहाँ पे आप चाहे इसको बारिश ही मान लो, ठीक है, वैसे P/E मतलब प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन होता है, आप मोटा मोटा इसको बारिश मान लो, ठीक है। वर्षण अपॉन वाष्पीकरण यानी कितनी बारिश हुई और उसके आधार पर कितना वाष्पीकरण हो गया, ये इन्होंने पहली बात है ये नापा, ठीक है। और उसके आधार पर इन्होंने ABCDE यानी 5 टाइप इन्होंने भी दे दिए। क्या 5 टाइप दिए वो अभी पढ़ेंगे, जैसे कोपेन ने भी दिए वैसे ही इन्होंने दे दिए 5 टाइप, ठीक है। लेकिन इनमें ये ABC, वहां पे ABCD का मतलब उन्होंने तापमान वाला ऐड करा था, उन्होंने कहा ना मेगाथर्म मीजोथर्म, समझ में आई बात। लेकिन ये क्या करेंगे, यहाँ पे ह्यूमिडिटी को नापेंगे, 5 ह्यूमिडिटी प्रोविनेंस से। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्रता ही तो बचेगा ना। देखो
फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वर्षण बट्टे वाष्पीकरण। अब बचा क्या? आर्द्रता बची। मतलब जितनी बारिश हुई उसमें से जो उड़ गया तो नीचे क्या बचा? आर्द्रता तो बची। तो माप किस चीज को रहे? आर्द्रता को माप रहे हैं। इसलिए अब ये जो ABCD इन्होंने दिया है वो कैसे प्रोमिनेंस होंगे, यानी कौन से टाइप होंगे? आर्द्रता के टाइप होंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसमें कौन से टाइप है क्या है, इसे छोड़िए। दूसरा, मतलब मैंने बताया ना कि इनने 3 और ऐड करे, 3 मुख्य आधार। जैसे उन्होंने वनस्पति एक आधार लिया था, इनने 3 आधार और ऐड करे। दूसरा आधार था थर्मल इफिशिएंसी इंडेक्स। अब थर्मल इफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब क्या है? मतलब यह है तापमान जो है वहां पे उन्होंने केवल वनस्पति ली थी, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वनस्पतियों के लिए तापमान भी तो जरूरी है। बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा ठंडे इलाकों में अलग वनस्पति, गर्म इलाकों में अलग वनस्पति। उसके आधार पर इन्होंने थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स भी लिया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो है तापमान के आधार पर कौन से इलाके में कितना तापमान होता है, उसके आधार पर इन्होंने 6 और थर्मल प्रोमिनेंस दिए। ठीक है, मतलब एक ऐसे 6 अलग अलग एरिया, पूरे वर्ल्ड को ऐसा मान लो मोटा मोटा, पूरे वर्ल्ड को पहले तो इन्होंने ह्यूमिडिटी के आधार पर 5 प्रोविनेंस में बांटा, फिर इसके आधार पर अलग से इन्होंने जो है 6 थर्मल प्रोविनेंस में बांट दिया इस तरीके से। ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं लिखना, मोटा मोटा तो 5 ये 6 है। ठीक है, और 4 और रखे जिनको इनने वर्षा का आधार बनाया। वर्षा वही है, रेन थ्रू आउट द ईयर। वहां पे जो है वो क्या करते हैं, एफ यूज कर रहे थे, इनने आर यूज करा है कि रेन थ्रू आउट द ईयर। विंटर ड्राई, समर ड्राई और बिल्कुल ड्राई। ठीक है, डी का मतलब एकदम कंप्लीटली ड्राई। तो 4 इनने ये ऐड करे। अब इस तरीके से देखो, 5 प्रोविनेंस ये ऐड कर दिए, 6 ये ऐड कर दिए, 4 ये ऐड कर दिए, तो कितने हो गए? अगर ऐसा बना दो, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं बनना, आसान से समझो। कोपेन ने क्या करा, ABCD दिए थे, फिर उन्होंने ए के साथ इसको जोड़ा, AR, AW, AS, AD, ऐसे बनाया। वैसे ही अगर इनको हम ऐड करें तो पहला जैसे बनेगा AR, यहाँ पे A डैश है तो A डैश, फिर वैसे ही AR, B डैश, ऐसे करेंगे तो टोटल बन जाएंगे 6 × 5 × 4, आई थिंक 120 आना चाहिए, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो कुल मिला के 120 उन्होंने अलग अलग क्लाइमेटिक जोन दे दिए। ठीक है, अब अभी देखेंगे वास्तव में कि क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, लेकिन थीम आपकी समझ में आनी चाहिए। इसका बेसिक समराइजेशन इतना ही है, हालांकि मैं इसको अभी डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन आपके समझ में नहीं भी आया तो आप सिंपल थीम इतना याद कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करा, एक प्रेसिपिटेशन इंडेक्स दिया 5 आधार, फिर उसके बाद थर्मल इंडेक्स दिया 6 आधार, और 4 इन्होंने क्या करे, बारिश के अलग अलग जोन दे दिए, और उसके आधार पर टोटल इन्हें 120 जो है क्लाइमेटिक जोन दे दिए। गॉट इट? सिंपल सी बात, यही इसका समराइजेशन। अब इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि 5 आर्द्रता मंडल दिए। 5 आर्द्रता मंडल कौन कौन से दिए? ABCD ऐसे 5 दिए थे। ए का मतलब था वेट। वेट का मतलब जहां बहुत ज्यादा बारिश होती हो। कौन से इलाके? जहां पे P/E इंडेक्स 127 है। PE मैंने बताया ना कि प्रेसिपिटेशन अपॉन इवेपोरेशन, यानी भाप के उड़ जाने के बाद भी यहाँ बहुत ज्यादा क्या रह रहा है, पानी रह रहा है, यानी इसलिए इनको इन्हें वेट या हिंदी में इसको तर वाला इलाका दिया। तो इन्होंने कहा वहां कैसे फॉरेस्ट होंगे? रेन फॉरेस्ट होंगे। रेन फॉरेस्ट तो आपके समझ में आते हैं ना। रेन फॉरेस्ट बेसिकली सदाबहारी पेड़ होते हैं, लेकिन सदाबहार होते हैं, बट लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि सदाबहार तो जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द रेन हो। सदाबहार तो कई ऐसे इलाकों में भी होते हैं जहां बारिश नहीं रहती, जैसे देवदार है। देवदार में जरूरी थोड़ा है कि साल भर बारिश रहती है, लेकिन वो सदाबहार रहता है। तो रेन फॉरेस्ट बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो ज्यादातर यूज किया जाता है यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में, जैसे आपने अमेजोन का रेन फॉरेस्ट सुना होगा। ठीक है, तो उस तरीके से ऐसा मोटा मोटा मान लो। कुल मिला के ए का मतलब है जहां थ्रू आउट द रेन होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां का PE जो है सबसे ज्यादा है। फिर हमने दूसरा सब टाइप दिया ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब तर से थोड़ा कम जहां PE होता है, यानी PE 64 से 127 होता है। फिर इसका सी में इन्होंने कहा जहां 32 से 63 होता है। फिर डी में 16 से 31 होता है। 16 जो लास्ट E वाला रह गया उसमें सबसे कम PE होता है। PE का मतलब ना प्रेसिपिटेशन अपॉन इंडेक्स, कहने का मतलब लास्ट में जो वाष्पीकरण के बाद जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम बच जाती है। वैसे इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे नॉर्मल फॉरेस्ट होंगे, यहाँ रेन फॉरेस्ट होते तो बी में नॉर्मल फॉरेस्ट होंगे, सी में ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी जहाँ बारिश कम होती है ऊंचे स्थानों पर वहां पे ग्रासलैंड बुग्याल बन जाते हैं। वैसे ही डी स्टेपी और ई जो है डेजर्ट, लगभग सेम वैसा ही है। उनने भी तो लगभग ऐसा ही कहा था कि ए वाला रेन जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, बी और सी को जैसे उनने उष्णकटिबंध शीतोष्णकटिबंध कह दिया था, यहाँ डी को स्टेपी कह रहे। ठीक है, वहां पे डी थोड़ा अलग था, यहाँ पे डी थोड़ा अलग है। वहां पे जीरोफाइटिक था, सॉरी वहां पे हेक्सोथर्मल था, यहाँ पे वो अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बट कुल मिला के ABCD इन्होंने 5 टाइप में इसको आर्द्रता के आधार पर डिवाइड कर दिया। फिर देखो, फिर ये मैंने पहले बता दिया था
आर एस डब्ल्यू डी का मतलब क्या है कि आर रेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर बारिश होती है, एस का मतलब समर ड्राई, डब्ल्यू का विंटर ड्राई, और डी का मतलब पूरे हमेशा वहां पर ड्राइनेस रहती है, रेगिस्तान है। तो इनको अगर कैलकुलेट करें देखो तो ए आर ए एस ए डब्ल्यू ए डी इस तरीके से इन्होंने अलग अलग जो है यहाँ पे 20 अलग अलग से क्लाइमेट हो गए, ठीक है। फिर मैंने एक चीज और बताया, इन्होंने कहा फिर एक चीज और थी थर्मल इफिशिएंसी इंडेक्स, इसे कहते हैं थर्मल इफिशिएंसी इंडेक्स। इनने थर्मल इफिशिएंसी इंडेक्स के आधार पर फिर ये अलग अलग से 6 प्रकार के क्या दे दिए, अलग अलग और सब डिवीजन दे दिए। जैसे उष्णकटिबंध को इनने ए डैश कह दिया, बी डैश कहा इनने मध्य तापी, सी डैश को कहा सूक्ष्म तापी, वही मेगा थर्मल माइक्रो वही चीज है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधी वाला हालांकि वो जो ए वाला था कोपन वाला सेम वैसा ही है, बी मध्य तापी, मीजो थर्मल और माइक्रो थर्म वैसा वाला, डी डैश टेंगा। टेंगा कहाँ होता है देखो, अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने बताया टुंड्रा लास्ट में होता है, उससे जस्ट नीचे जो है वो होता है टेंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो डी को इन्हें टेंगा कहा, ई को टुंड्रा कहा, एफ को परमाफ्रॉस्ट, जैसे होता ना ई टी ई एफ था वो अलग अलग था, लेकिन इन्होंने ई को अलग टुंड्रा अलग काट दिया, एफ का मतलब हिमाचल यानी उसको परमाफ्रॉस्ट वाला अलग, यानी ऐसा एरिया जहां बर्फ तो है लेकिन टुंड्रा में नहीं है वैसा वाला एरिया। कुल मिला के इन्होंने ए बी सी डी 5 वो दिए, आर एफ एम डब्ल्यू एस ऐसा कुछ इन्होंने वहां दिया, यहाँ पे एम नहीं है, ठीक है, आर एस डब्ल्यू डी है, एम कोपिन मत इस तरीके कंफ्यूज भी करता है वो, ध्यान रखना उस चीज को। तो 6 ये दे दिए, कुल मिला के टोटल 120 वर्ग, मतलब इनने अलग अलग टाइप के क्लाइमेट दे दिए। लेकिन अब यहाँ पे ग्लिच, ग्लिच क्या है देखो, ऐसा ग्लिच है, कैलकुलेट करो ए आर सॉरी ए डी की संभावना कैलकुलेट करो। ए मतलब क्या था, ए मतलब था कि ऐसा एरिया जो वेट है, जहाँ का पी दिख रहा था ना, ये पी 127 से ज्यादा हो, यानी बहुत ज्यादा बारिश होती हो, और डी का मतलब है जहां सभी मौसम में सबसे न्यून वर्षा होती है, ये बिल्कुल डेजर्ट है। तो ऐसा कोई एरिया हो सकता है जहां पूरे साल बारिश भी होती है और फिर भी डेजर्ट हो, नहीं हो सकता। वैसे ये कैलकुलेट करो ई आर, ई का मतलब क्या था, जहां पे पी बिल्कुल 16 है, मतलब बहुत ही कम है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है, लेकिन आर का मतलब क्या, वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होती है, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना। तो ऐसे ही जो है कई सारे मौसम है जो एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए 120 होने के बावजूद भी केवल 32 वर्ग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, किसके अनुसार, त्रिवार्ता के अनुसार। क्लियर बात समझ में आई, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल इसको शॉर्ट समझना है कि पहले क्या करा। मेन एक चीज ये ध्यान रखना बस इनने कि मेन 3 इंडेक्स का इन्होंने प्रयोग करा, एक प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स, दूसरा इन्होंने किया थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स, और तीसरा इन्होंने रेन यानी बारिश का। इसके आधार पर टोटल 120 वर्ग बन सकते हैं, लेकिन कुछ की संभावना नहीं होती, तो टोटल जो बने लास्ट में 32 बने, ठीक है। अगर आप ए डैश ए बी सी डी इतना याद ना भी करो तो कुल मिला के इतना भी कर लो तो एग्जाम में आप करके आओ, ठीक है। कोपेन हो गया, थॉर्बेंट हो गया, अब होगा हमारा त्रिवार्ता। त्रिवार्ता बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सिंपल भी है। देखो कोपेन ने क्या करा, कोपेन ने जब दिया था अपना वर्गीकरण तो बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक दिया था, लेकिन उनने क्या करा उसमें फिर ए बी सी एफ ई डी मतलब इस तरीके से ऐड करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और त्रिवार्ता तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही, ठीक है, हमने वो देख चुके हैं, 120 तरीके के ऐसे क्लाइमेट बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने कॉम्प्लिकेशन दे दिया। लेकिन फिर जब त्रिवार्ता आए, त्रिवार्ता सबसे मॉडर्न ने थ्योरी दी, मतलब सबसे आखिरी में दी, उसके बाद लास्ट मॉडर्न क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आया। त्रिवार्ता ने क्या काम करा, त्रिवार्ता ने एक तो जो उनके पास पुराने अनुभव थे, ठीक है, अनुभव का मतलब था कि जो उन्होंने अपनी स्टडीज के दौरान जो पढ़ा था उसे मिलाया किसके साथ, जो पहले से ही जो जेनेटिकल, ये क्या कह सकते हैं हम कि जो कोपेन थार्बेंट जैसे अनेक ज्योग्राफिकल ने दिए थे उसे ऐड करा। और इनका एकमात्र लक्ष्य था, इन्होंने कहा कि मुझे बस ये कॉम्प्लिकेशन ऑब्लिकेशन नहीं पसंद कि मतलब तुम इस तरीके 120 तरीके का वर्गीकरण दे रहे हो, मेरा लक्ष्य रहेगा कि बहुत सिंपल एक बहुत सबसे सिंपल एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देना जो हर कोई समझ सके, ठीक है। और त्रिवार्ता का जो है बहुत कम पूछा भी जाता है, उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने इसमें कम डिटेल भी दिया है, ठीक है। ऑल्दो जितना मैंने दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है, कोपन थार्बेंट और त्रिवार्ता ये जितना भी दिया मैंने सबसे बहुत जो है सफिशिएंट है, ठीक है। तो त्रिवार्ता का मैंने बताया कि इनकी योजना एक तो थी कंपोजिट क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको, सम्मिश्र वर्गीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इन्होंने दोनों चीज यूज करी, एक तो एम्पेरिकल जो इनका अनुभव था, ऊपर से जेनेटिक मतलब जो पुराने जो जियोग्राफर थे उन्होंने ऐड करे थे वो, राइट। इनका उद्देश्य क्या था कि एक सरल सामान्यीकृत और स्पष्ट जलवायु वर्गीकरण का प्रस्तुत करना, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको।
और इसी के आधार पर ये क्या थे कि ये चाहते थे कि जो बहुत ज्यादा जो सांख्यिकी है या बहुत ज्यादा मात्रात्मक जो मापदंड है, जैसे त्रिवार्था ने यूज करा था, सॉरी थॉरवेट ने यूज करा था कि उन्होंने अनेक टाइप के कैलकुलेशन ऐड करके वो जो दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, वो इसके खिलाफ थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, वर्षा और तापमान का प्रयोग करके एक अपना एक अलग से जलवायु वर्गीकरण बनाया, कोपिन जैसा ही था लगभग। इन्होंने क्या करा, वैसे ABCDF तरीके के इन्होंने 6 अलग अलग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बनाए। उनके अंदर जैसे इन्होंने सबसे पहले रखा, जैसे एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, मतलब उष्णकटिबंधीय गर्म है और आर्द्र है, आर्द्र का मतलब बारिश होती है, तो एक क्लाइमेट। दूसरा मैंने बताया ना बहुत सिंपल, बी शुष्क जलवायु, यानी ड्राई वाला एरिया है, कैसा ही ड्राई हो, फिर ठीक है, कैसा ही ड्राई का मतलब ठंडा ड्राई हो, गर्म ड्राई हो, तो ड्राई क्लाइमेट है। सी वाला जो बनाया इनने का मध्य अक्षांशीय यानी मिडिल लैटिट्यूड वाला, मतलब जो मिडिल लैटिट्यूड होते हैं ना, जैसे ये इक्वेटर है और इसके ऊपर ये जो मिडिल लैटिट्यूड होते हैं, ये वाले इलाके, और आर्द्र जलवायु यानी मिडिल लैटिट्यूड है और उनपे जो है आर्द्र है, आर्द्र का मतलब अच्छी खासी बारिश होती है, तो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट। और डी दिया ने माइक्रोथर्मल और समशीतोष्ण यानी लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय जैसा एक जलवायु। ठीक है, हालांकि इनकी डिटेल है, मीनिंग होता है इन सबका, लेकिन मैंने बताया ना कि उतनी मीनिंग में नहीं जाना, आप सिंपल याद रखो ABCDF इन्होंने दे दिया। इन्होंने दिया बोरियल जलवायु, ये थोड़ा सा अलग दे दिया इन्होंने बोरियल। बोरियल का मतलब इन्होंने कहा, क्या कहा कि एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री और ज्यादा हो, 10 डिग्री हो एवरेज, मतलब औसत जो तापमान है 12 महीने का औसत तापमान लिया जाए तो 10 डिग्री या उससे ज्यादा हो, कितने के लिए, 3 मंथ या उससे ज्यादा समय के लिए, तो उसे इन्होंने बोरियल कह दिया, थोड़ा सा अलग ऐड कर दिया। और F इन्होंने कहा पोलर क्लाइमेट है, ध्रुवीय जलवायु। बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना ही इन्होंने कहा। ठीक है, हालांकि मैंने बताया इनकी डिटेलिंग करी जा सकती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। तो कुल मिला के हम कोपन समझ चुके हैं, हमने थॉरवेट पढ़ा। ठीक है, कुल मिला के हमारा इनमें 3 ही थे, कोपन हमने पढ़ा, हमने त्रिवार्था पढ़ा, उसके बाद कोपन पढ़ा, थॉर्नवाइट पढ़ा, और उसके बाद हमने त्रिवार्था पढ़ा, यानी तीनों 3 हमने पढ़ लिए जो मेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हमारे 7 टॉपिक सीरीज जो चल रही है, ऑल्दो शायद इसमें 7 से ज्यादा वीडियोज भी आ सकती है, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा टाइम लिया, लेकिन डिटेल में समझाया है, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो पहला हमारा ये 3 वीडियोज में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ये हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे जो है लगभग 5 जो मॉड्यूल हैं वो बचे हैं, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। ठीक है, उसके अलावा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।